हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और एक्साइटेड भी होंगे बिकॉज दिवाली आने वाली है। आपको वैकेशंस मिलेंगी क्योंकि स्टडीज़ के बीच में बहुत मुश्किल है कि आपको लगातार 6-7 दिन की छुट्टी मिले। ऐसा बहुत कम होता है। अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल्ड हैं तो आपको पता होगा कि दिवाली वैकेशन इज़ द बिगेस्ट, है ना। इसके अलावा संडे ही मिलता है आपको और कभी कभी तो संडे भी नहीं मिलता बिकॉज टेस्ट वगैरह होते हैं। तो दिवाली वैकेशन को आप सिर्फ मौज मस्ती में ना उड़ाएं बिकॉज एक जो सीरियस नीट एस्पिरेंट है उसको पता है कि दिवाली के बाद जो आपका सिलेबस है उसका जो पेस होगा उसको मैच करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप वहाँ मैच नहीं कर पाएंगे तो आपका बैकलॉग और ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब हमें करना क्या है इन दिवाली की छुट्टियों में, ठीक है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ये बात हमेशा याद रखो कि ये कंपटीशन है और इसमें डिपेंड करता है कि आप जो आपका कॉम्पिटिटर है उससे क्या अलग कर रहे हो, ठीक है। दिवाली आएंगी, सब लोग इन्जॉय करेंगे, आप भी इन्जॉय करोगे, नो डाउट करना चाहिए। मैं भी मानता हूँ ऐसा, सिर्फ पढ़ाई 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 तो आप उससे बर्न आउट हो जाओगे। लेकिन फिर भी एक जो सीरियस नीट एस्पिरेंट है वो उस टाइम में भी कुछ अपना टाइम निकाल लेगा जिससे वो अपनी प्रिपरेशन को ऐड ऑन कर लेगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप अपनी जो 6-7 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी, बिकॉज 7 दिन की छुट्टी तो हर कोचिंग में, हर जगह, हर स्कूल में कहीं ना कहीं मिलती है आपको, ठीक है ना। संडे अंडे इंक्लूड कर लो आप, तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो मैं हूं दीपांशु यादव फ्रॉम MBBS स्कूलिंग और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी दिवाली के 7 दिनों को स्मार्टली कैसे यूज़ कर सकते हो जिससे आप अपना मैक्सिमम सिलेबस रिवाइज कर सको या फिर जो आपका बैकलॉग है उसको आप कंप्लीट कर सको, ठीक है ना। तो मैं आपको डे बाई डे प्लान, पूरा प्लानर दूंगा फुल वीक का, और आपको इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। बिकॉज ये बात आपको पता है कि हर एक जो स्टूडेंट है उसकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। कोई 11th क्लास में है, कोई 12th क्लास में है, कोई ड्रॉपर है। सब लोगों की प्रॉब्लम सेम नहीं है तो हर एक का सॉल्यूशन भी सेम नहीं होगा। मैं आपको एक जनरल प्लानर दूंगा जिसमें आपको इंक्लूड करना है कि आप अगर ड्रॉपर हैं तो आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है पढ़ने की, आपने चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हैं तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है, मैं वो सारी बातें करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, नीट 2026, ठीक है ना। 3 मई को होगा क्योंकि आपको पता है कि मई के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम होता है, जो भी पहला संडे होता है उसी दिन आपका एग्ज़ाम होता है। तो अभी आपके पास मोर और लेस 6.5 मंथ्स बचे हुए हैं, ठीक है। अब आप एक बात हमेशा याद रखो, एक सीरियस नीट एस्पिरेंट को हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी गई चाहिए कि जब भी उसके पास एक मौका होता है अपनी स्टडी को बूस्ट देने का तो उसमें आपको लेजीनेस फील नहीं करना है, ठीक है ना, कि ठीक है यार कर लेंगे, अभी टाइम है, इतने दिन की छुट्टी है। नहीं, अगर आप वो करोगे तो डेफिनेटली आप पीछे रह जाओगे बिकॉज ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। यहाँ वही जीतेगा जो हर दिन कुछ ना कुछ बेटर कर रहा है अपने लिए, ठीक है। तो ये बात याद रखो कि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन में इतना फ्री टाइम कभी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चाहे आप 12th के स्टूडेंट हैं या आप 11th के स्टूडेंट हैं या फिर आप ड्रॉपर हैं, आपको ये बात पता है कि इतना गैप कोचिंग में आपको कभी नहीं मिलेगा, चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो चाहे ऑफलाइन कोचिंग में। तो इस टाइम को बिल्कुल भी आपको वेस्ट नहीं करना है, एक अच्छी तरीके से इसको यूटिलाइज़ करना है, ठीक है ना। जहाँ पे आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, ठीक है ना, एंजॉय भी करना है और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखना है। बिकॉज एक बार अगर स्टडी ब्रेक हो जाए तो उसको दोबारा से उस रिदम में लाना एक रियली मतलब हेक्टिक टास्क हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, हमारे पास 3 टाइप्स के स्टूडेंट हैं। कौन कौन से? एक तो जो क्लास 11th में, दूसरे जो क्लास 12th में और तीसरे जो ड्रॉपर हैं, ठीक है ना। ड्रॉपर्स को मुझे पता है कि ऑलरेडी सब कुछ पता होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्हें नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन फिर भी होता है ना कि एग्ज़ाम के बीच में यानी प्रिपरेशन के बीच में एक हमारा होता है ना कि प्लेट्यू फेज हो जाता है कि यार अब नहीं मन कर रहा है, यही सब पढ़ चुके हैं, क्या इनको हम बार बार पढ़ेंगे। तो उस चीज़ से ओवरकम आने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक एक डेली बूस्टअप चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तीनों जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या ड्रॉपर हैं, सभी के लिए ये वीडियो है, ठीक है। हम बिल्कुल टेक्निकली बात करेंगे कि कैसे आपको इसको यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है इसमें। या तो उनका बैकलॉग है, जो कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है कि अब तक जहाँ से शुरू हुआ था हमारे 5-6 चैप्टर, 7-8 चैप्टर बैकलॉग हो चुके हैं,
ठीक है, और हमें समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे जो पीछे हमारा टेस्ट होता है, यानी जो हमारा आने वाला टेस्ट है, अपकमिंग टेस्ट है, उसमें पीछे का सिलेबस आ जाता है जो कि हमारा बैकलॉग है, तो हमारे मार्क्स कम आते हैं, फिर हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद मेरा बैकलॉग तो नहीं है लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता। ठीक है, मैंने बैकलॉग तो नहीं है मेरा, लेकिन मैंने उतना अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाया कि मैं चीज़ों को एग्जैक्ट टाइम पे रिकॉल कर सकूं। ये भी प्रॉब्लम है बहुत सारे स्टूडेंट्स की। ठीक है ना, उसके बाद कि मेरा बैकलॉग भी नहीं है, ठीक है, मुझे चीज़ें याद भी रहती हैं लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूं? देखो, ये टाइम ऐसा है कि आप अपनी गलतियों को अच्छे से एनालाइज करके उन पे वर्क कर सकते हो। अगर आपका बैकलॉग है तो आप उसको क्लियर कर सकते हो, बैकलॉग नहीं है तो एक अच्छा रिवीजन शेड्यूल बना के आप अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद कि अब भैया मैंने तो हार ही मान ली है कि अब मैं नेक्स्ट ईयर ही तैयारी करूँगा, अब तो इतना सिलेबस निकल चुका है, ये हो गया वो हो गया, तो बिल्कुल भी आपको इस चीज़ से हार नहीं माननी है। एटलीस्ट हार तो लास्ट डे तक, ना कि 3 घंटे का अगर आपका एग्ज़ाम है तो आखिरी सेकंड तक आपको हार नहीं माननी है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था ना, तो क्या था कि आखिरी के 10 मिनट बचे हुए थे और मेरा फिजिक्स का जो बी, उस टाइम पे ए बी सेक्शन करके आता था, बी सेक्शन में आपके मतलब चॉइस मिलती थी आप क्वेश्चन को, तो मेरे पास लास्ट 10 मिनट्स बचे हुए थे और मेरा बी सेक्शन पूरा बचा हुआ था जिसमें मुझे 15 में से 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। ठीक है, अगर वही बात है कि वहाँ पे अगर आपने एक बार सोच लिया कि नहीं होना यार, ये तो अब क्या 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर वो सोच लिया उस टाइम तो नहीं होगा आपसे रियली। और मैंने उन 10 मिनट में 9 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे 9 के 9 क्वेश्चन सही थे फिजिक्स में। फिजिक्स में मेरे सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा नेगेटिव हुआ था। ठीक है ना, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ कि आपने पढ़ा सब कुछ है, बस आपको अपने दिमाग को शांत रखे लास्ट तक मेहनत करनी है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि हम एक प्रैक्टिकल वैकेशन प्लान जिसमें हम अच्छे से रिवीजन कर सकें उसको कैसे हम करें। ठीक है ना, कैसे उसको समझना है। ठीक है, हम रखेंगे 8 आवर का स्टडी प्लान। ठीक है ना, आप कहोगे कि भैया 8 आवर से क्या होगा, हम यहाँ पे 10 घंटे का, 12 घंटे का, ठीक है, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो होंगी कि आप दिवाली में 15 घंटे पढ़ के ये कर, नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है चीज़ें। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली पॉसिबल अगर आप करोगे भी ना वो, तो फिर आपको अंदर से फील होगा क्या यार सब लोग एंजॉय कर रहे हैं मैं, और वो तो ये चीज़ आप जो गिल्ट है ना वो आपको आगे नहीं पढ़ने देगा। ठीक है ना, जो फर्दर आप स्टडी करोगे ना उसमें आपको हमेशा बैक इन माइंड रहेगा क्या यार कि मैंने अच्छे से वो भी नहीं इन्जॉय भी नहीं किया और अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाई। ठीक है, तो हम 8 आवर का स्टडी इफेक्टिव प्लान लेके चलेंगे। ठीक है, ये सभी बच्चों के लिए है जो भी आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट एनरोल्ड हैं कहीं भी कोचिंग में। ठीक है, सभी के लिए ये चीज़ वैलिड है। आप एक बार वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको अच्छे समझ में चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है, मेरा देखो मेरा थोड़ा बताने का तरीका अलग है, लेकिन आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, मैं जैसे बता रहा हूँ एक बार उस चीज़ को आप समझ के देखो। हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट टेस्ट में हमारे क्या आ रहा है सिलेबस। ठीक है, आप किसी भी कोचिंग में एनरोल्ड हैं, आप अपना शेड्यूल देखिए कि आपके नेक्स्ट टेस्ट में क्या क्या सिलेबस आ रहा है और उससे पहले कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं मान रहा हूँ, लेट अज्यूम कि हमारे टोटल 70 चैप्टर्स हैं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के हमारे 70 चैप्टर्स हैं, और अब तक क्योंकि ऑन एन एवरेज हमें टाइम मिलता है 10 मंथ्स का, तो अब तक हमारे 25 से 30 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं कोचिंग में। ठीक है ना, उसमें से हम मान लेते चलो 6 चैप्टर ईच हमारे इस सब्जेक्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी। ठीक है, अब एक बात कन्फर्म है कि सभी का पूरा बैकलॉग तो होगा नहीं, कुछ चैप्टर हमारे स्ट्रांग होंगे, कुछ चैप्टर में हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होगा और कुछ चैप्टर हमारे बैकलॉग होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है कि आपके कौन से चैप्टर्स स्ट्रांग हैं, कौन से चैप्टर्स में आपका बैकलॉग है और किस में आपको कॉन्फिडेंस कम है। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि 3 चैप्टर मेरे फिजिक्स में ऐसे हैं जिनका मेरा बैकलॉग है। ठीक है, और 3 चैप्टर मेरे केमिस्ट्री में ऐसे है जिसका बैकलॉग है, और 4 चैप्टर मेरे बायो में जिसका बैकलॉग है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे 6 चैप्टर इन ईच सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये डेटा मैंने एक जनरल रेफरेंस के लिए लिया जिससे मैं आपको चीज़ों को समझा सकूँ कि आपको अपने को टाइम मैनेज कैसे करना है। ठीक है, चलो तो मैंने मान लिया कि टोटल हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब वीक बैकलॉग क्वेश्चन नहीं बन रहे, इन 10 क्वेश्चन से ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, इन 10 चैप्टर से आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि ये मेरे चैप्टर्स वीक हैं या ये मेरा बैकलॉग है
या बैकलॉग नहीं है, वीक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो जब आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका बैकलॉग है पहले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम है बैकलॉग को कंप्लीट करना, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हम क्या टाइम टेबल, क्या शेड्यूल को हम फॉलो करें कि हम अपने बैकलॉग को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। एक मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, ऑलमोस्ट हर बच्चा करता ही करता है कभी ना कभी, वो ये है कि वो हर एक चैप्टर में परफेक्शन लाना चाह रहा है कि भैया मैंने कर लिया है कंप्लीट, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा कि यार मेरे सारे क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, कोई भी चैप्टर कभी आपका परफेक्ट नहीं होगा। जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए सिलेबस कवर करने पे। उसका रीज़न है क्योंकि हर एक चैप्टर से टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। जब बहुत कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मान लो कि एक बार जैसे जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, मेरा मैग्नेटिज्म चैप्टर का बैकलॉग बन गया था, ठीक है ना, थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो अब वही बात है कि मैंने क्या किया था उस टाइम पे, मैंने उसको सिर्फ कवर किया था चैप्टर को। कवर कैसे किया कि वन शॉट लेक्चर्स देखे 2-3, ठीक है, और उसके जनरल फार्मूले थे वो लिख लिए और उनको प्रिपेयर कर लिया। और नीट में जब 2021 में मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें बहुत जनरल क्वेश्चन, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया था। तो आप ये चीज़ समझो कि मैं उस चैप्टर के टफ क्वेश्चन करता रहता कि नहीं यार मेरे को और परफेक्शन चाहिए और परफेक्शन चाहिए, लेकिन उससे क्वेश्चन तो ईजी आया। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स कंप्लीट करने हैं, फॉर्मूलेस कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। अगर आपके बेसिक्स कंप्लीट होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि चैप्टर से टफ ही क्वेश्चन आए, अगर इजी क्वेश्चन आ गया आपका बन जाएगा, ठीक है। और टफ क्वेश्चन आएगा तो वैसे भी टाइम लगना है उसमें। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि सबसे पहला काम है आपका कि चैप्टर को ओवरऑल आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, अब बहुत से लोग इससे डिसएग्री भी करेंगे कि नहीं यार मैं नहीं उठ पाता हूँ या जो भी है, तो आप उसको थोड़ा सा ऑल्टर कर लो, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंगली, कि अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो आप शाम को थोड़ा सा लेट कर लो। लेकिन अगर आप मेरी मानो तो हमेशा हमेशा ऑलवेज ये चीज़ आपने दिमाग में रख लो अच्छे से कि आपको सूरज निकलने से पहले उठना है। ऑलवेज वेकअप बिफोर सनराइजेस, ठीक है ना। इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आप 4:30 बजे उठ के बैठ जाओ, ठीक है ना, लेकिन हमेशा सूरज के निकलने से पहले आप उठो। आपका एक शेड्यूल्ड वे में आपका जो आपका दिन है वो एक शेड्यूल वे में जाएगा। अगर आप उठोगे 10 बजे तो चीज़ें आपकी उतनी बेटर नहीं हो पाएंगी, आप ये बात मानो मेरी, ठीक है ना। क्योंकि जब आप जल्दी सुबह उठते हो आपके पास एक लॉन्ग डे होता है ना, पूरा एक लंबा सा दिन है आपको, जिससे अच्छे से आप प्लान कर सकते हो। अगर आप उठे ही 12 बजे हो तो फिर समझते हो आप, शायद ये चीज़ आप समझोगे, ठीक है। अब पहला हमारा जो टाइम स्लॉट है वो है हमारा 10 AM तक। आप जितने भी बजे उठे, ठीक है ना, आप मान लो सूरज निकलने से पहले आप 6 बजे उठे, ठीक है, जो भी आपकी जनरल एक्टिविटी है, ठीक है, और आपने जो भी खाना पीना है थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होके आप पढ़ने बैठ गए। अब आपको 3 घंटे का यहाँ पे टाइम निकालना है। कैसे निकालना है कि 2+1, ठीक है। 2+1 का मतलब क्या है कि जो 2 घंटे हैं मेरे, मैं उसमें वो सब्जेक्ट पढ़ूंगा जिसमें मैं सबसे वीक हूँ या जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा बैकलॉग है। सुबह सुबह मैं वो सब्जेक्ट उठाऊंगा, ठीक है, और 2 घंटे मैं उसके या तो वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करूंगा, या फिर अगर मेरा मान लो केमिस्ट्री वीक है, मैंने केमिस्ट्री में सब कुछ कर लिया है बट मेरी एनसीईआरटी रह रही है, तो मैं क्या उठाऊंगा, एनसीईआरटी उठाऊंगा। और जो मेरा 1 घंटा है उसमें मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस किसके करूँगा, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चैप्टर आप रिवीजन कर रहे हो या जो चैप्टर आपका बैकलॉग है आप उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप उस चैप्टर के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो जो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हैं, कि आप उन चैप्टर्स को, कहीं आपके वो चैप्टर्स जो आपके अच्छे चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स ना आपके वीक हो जाएं, ठीक है ना, उनमें आपका कॉन्फिडेंस लो ना हो जाए। तो इसलिए आप इस 1 घंटे को उसी सब्जेक्ट के, अगर आपने फिजिक्स का उठाया है सुबह, तो आपको फिजिक्स के, अगर आपका वो चैप्टर मान लो इतना नहीं कंप्लीट हुआ है कि जिसमें आप न्यूमेरिकल लगा सको, तो आप किसी पीछे वाले चैप्टर के जो आपका अच्छा चैप्टर उसके न्यूमेरिकल लगा सकते हो, लेकिन 1 घंटा आपको न्यूमेरिकल ज़रूर लगाना है, ठीक है। ये आपको ओवरऑल सब्जेक्ट में आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो सुबह का हमारा स्लॉट हो गया, 10 AM तक आप अपना ये स्लॉट ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम मोस्ट डिफ़िकल्ट जो आपको सब्जेक्ट लगता है, चाहे फिजिक्स, जनरली तो फिजिक्स ही लगता है नीट एस्पिरेंट्स को, ठीक है। तो हर चैप्टर को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से, सबसे पहले लेक्चर, फिर नोट्स, फिर PYQ। ये मैं फिजिक्स के एस्पेक्ट में बता रहा हूँ। ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी चैप्टर को ये कहने के लिए कि ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है
कि आप इन 3 चीज़ों को कंप्लीट करें। जब तक आपकी ये 3 चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी आप चैप्टर को कंप्लीट नहीं मानेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि जब आप लेक्चर्स कंप्लीट करोगे, ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। कोई भी लेक्चर से आप 100% ग्रास्प नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब आप उसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें और क्लियर होंगी। जब आप PYQ लगाएंगे तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली हाँ जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें से क्या क्वेश्चन आए हैं या उसमें से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका 3 लेवल में रिवीजन होगा। पहला जब आप लेक्चर करोगे तब आप चीज़ों को समझोगे। दूसरा जब आप उसके नोट्स बनाओगे या नोट्स करोगे साथ साथ कंप्लीट तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, या नोट्स रिवीजन करोगे, यहाँ पे नोट्स रिवीजन भी है, ठीक है ना। और थर्ड वाला जब आप उसके PYQ सॉल्व करोगे। ये तीनों चीज़ें आपको कैसे करनी, मान लो आपने लेक्चर देख लिया, ठीक है, अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप साथ साथ नोट्स नहीं बनाते हो तो जब आप दूसरे टाइम नोट्स बनाओगे तब आपका सेकंड रिवीजन होगा, ठीक है ना। तीसरा जब आप PYQ सॉल्व करोगे तब आपका थर्ड रिवीजन होगा। इससे आपको पता चलेगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है उनको कैसे आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। अब फर्स्ट फोकस ऑन कंप्लीशन देन परफेक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले आपको कंप्लीट करने पे फोकस करना है, ना कि परफेक्शन लाने में। जब आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम परफेक्शन के काम करेंगे, ठीक है ना। कि सबसे पहले मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद जिन टॉपिक्स में मैं वीक हूँ, आपका मान लो आपने चैप्टर कर लिया और आपका 70-80% चैप्टर आ गया तो डन है, आप आगे बढ़ जाओ। ये नहीं है कि आप उसी चैप्टर को फिर दोबारा करने लगो, वो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि आपका जो सिलेबस है एक वाइड सिलेबस है, इसको जितना मल्टीपल रिवीजन करोगे उतना बेहतर है। क्योंकि एक चैप्टर से मैक्सिमम जो हद है आने की वो 2 से 3 क्वेश्चन हैं। उसके चक्कर में आप कोई ईजी सा चैप्टर छोड़ दोगे जो कि बिल्कुल वर्थ इट नहीं है इस एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और आपको बैकलॉग कंप्लीट करना है या आपको अपना रिवीजन अच्छे से करना है तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप वन शॉट लेक्चर देखो। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो स्पेशली तो आई विल नेवर सजेस्ट दैट, ठीक है। उसका रीज़न है क्योंकि अभी आपको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने पे फोकस करना है। अगर आप अभी वन शॉट के चक्कर में पढ़ोगे तो लास्ट तक आपको उस चैप्टर में कभी भी, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट तक आपको कभी उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। आप तुरंत कर लोगे, तुरंत क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ठीक है, अच्छा लगेगा, लेकिन आप कुछ दिनों बाद भूल जाओगे, फिर लगेगा कि मैंने तो ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं। तो हमेशा फोकस करो क्लास 11th के स्टूडेंट को, आप अपना एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, उस चीज़ पे आप फोकस करो। आपको लगेगा कि नहीं यार इतना सारा चैप्टर्स है मैं कैसे कंप्लीट करूँगा, हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। जब आप 7 दिन लगातार कंटिन्यू बैकलॉग पे काम करोगे तो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं मैक्सिमम आप उसमें से कवर कर लोगे, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड हम बात करेंगे क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए कि वो कैसे करेंगे, ठीक है ना, फिजिक्स का स्पेशली। तो ये है कि आप जा सकते हो गो फॉर डिटेल वन शॉट, क्योंकि आपने 11th पहले पढ़ रखा है, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग है बेसिक, आपको चीज़ें डेवलप करने में उतना टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी समझ सकते हैं चीज़ों को। तो आप एक डिटेल वन शॉट के साथ जा सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। उससे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अपने PYQ सॉल्व कीजिए एंड देन आप नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करिए, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे ड्रॉपर स्टूडेंट हैं वो वन शॉट के लिए जाइए, लेकिन नॉट दैट मच ऑफ डिटेल, क्योंकि आपने पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आपको पता है कि चीज़ें कैसे मुझे कवर करनी है, कैसे मैनेज करनी है। तो आपको वन शॉट जाना है, आपको ओवरव्यू लेना है चैप्टर का। आप इसके लिए चेकलिस्ट वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें मेनली फॉर्मूलों को डिस्क्राइब किया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। आप इन वीडियो का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। खासकर जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उनको PYQ के साथ साथ और भी जिन चैप्टर्स जिन टॉपिक्स में आप वीक हैं उनके भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ये चीज़ ड्रॉपर के लिए क्लियर हुई आई थिंक। उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। अब केमिस्ट्री के लिए लेक्चर्स नोट्स प्लस NCERT मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी मैंने वहाँ पे NCERT नहीं लिखा था फिजिक्स में, यहाँ पे लिखा है मैंने नोट्स प्लस NCERT एंड PYQ। अब केमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए किन चैप्टर्स की आपको NCERT अच्छे से कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसकी आप NCERT छोड़ के जाओ। ऑर्गेनिक में तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप बायो की NCERT पढ़ते हो वैसे ही आपको ऑर्गेनिक की NCERT पढ़नी है, डेली बेसिस पे पढ़नी है वैसे, ठीक है। तो आपको लेक्चर्स देखने हैं अपने, ठीक है, नोट्स बनाने हैं और NCERT भी साथ के साथ पढ़नी है उसी टाइम पे।
और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप GOC1 GOC2 करके पढ़ो। अगर कोई भी टीचर ऐसे पढ़ाता है तो आप मेरी बात मानो, अभी छोड़ दो। अगर आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग चैप्टर की डेवलप करनी है तो, क्योंकि आप GOC1 GOC2 करके पढ़ोगे आपको पता ही नहीं चलेगा ये कौन सी रिएक्शन है और सर ने कहाँ पे पढ़ा दी है। जब आप NCERT खोल के देखोगे वो रिएक्शन वहाँ होगी नहीं उस चैप्टर में, फिर आप कहोगे कि ये तो है ही नहीं, अब पता नहीं कैसे मैं लिंक करूँ। तो हमेशा आप जब भी पहली बार पढ़ रहे हो तो चैप्टर वाइज पढ़ो, ठीक है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में अच्छे से रखो, ठीक है। तो हमारा दूसरा स्लॉट जो है वो है हमारा 10 बजे से लेके 1 बजे तक। इसके बीच में आप क्या करोगे, इसके बीच में आप जनरल आप नहाओगे धोओगे, ठीक है ना, फ्रेश होगे, ब्रेकफास्ट और नैप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको एक हेल्दी नैप लेना है, ठीक है ना। आपको खाना खाने के बाद 1 घंटा तो सोना ही है, ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं नहीं खाना खाने के बाद लाइब्रेरी चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, नहीं, वो इफेक्टिव नहीं है। आप ये बात मेरी मानो, क्योंकि आप उसमें भी 1-1.5 घंटे तो आप ऐसे नशे नशे में निकाल दोगे कि यार नींद आ रही है उसमें। इससे अच्छा आप खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद आप अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करो, वो ज़्यादा हेल्पफुल है। चीज़ों को रिटेन करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लॉट जो हमारा स्टडी का है वो है हमारा 1:30 to 4:30। इसमें भी आपको 2+1 आवर डिवाइड करना है। 2 आवर्स में जो भी आपका बैकलॉग है या जो भी आपको रिवीजन करना है वो करेंगे, और 1 आवर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगा, ठीक है। सेम इसमें भी है, आप सेम चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, या फिर जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं आप उनकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी मस्ट है, ठीक है। उसके बाद क्लास 11th स्टूडेंट क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट अपना बिल्डअप करेंगे, सेम है बिल्कुल भी, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते हो 1 शॉट का। जो भी आपको सजेस्ट कर रहा है ये आप मेरी मानो, आपको इससे लॉन्ग डे में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एट दी एंड आपका टारगेट नीट एग्ज़ाम है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो आपके 12th स्टूडेंट हैं, डिटेल 1 शॉट देखिए, NCERT बेस्ड होने चाहिए, मस्ट भी। 12th स्टूडेंट का NCERT बेस्ड क्वेश्चन होना बहुत ज़रूरी है, NCERT बेस्ड लेक्चर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम भी देने हैं, ठीक है। ड्रॉपर्स 1 शॉट देखिए और NCERT मस्ट रीड करिए। ड्रॉपर्स के लिए NCERT मस्ट है, क्योंकि उन्होंने पहले ही आप लेक्चर्स देख चुके हैं। लेक्चर्स में कुछ भी आपको टीचर नया नहीं बताने वाला, ये चीज़ आप मानिए। अगर आपके क्वेश्चंस कहीं से अटकेंगे, कहीं से बनेंगे, तो वो NCERT है। अगर आपने NCERT अच्छे से कर ली, बिलीव मानो आप कर ले जाओगे नीट एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद बायो में जो आपका लास्ट स्लॉट है, ठीक है ना, 8:30 to 11:30, यहाँ पे आपको बायो पढ़नी है। आप चाहे 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे ड्रॉपर हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ NCERT पढ़ने की ज़रूरत है। कोई भी एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। NCERT की लाइन बाई लाइन वीडियोज़ अगर मिलें उनसे समझिए, NCERT को डिटेल एक्सप्लेनेशन हो वहाँ पे समझिए। NCERT 1 शॉट देखिए, NCERT 15 मिनट्स देखिए, NCERT 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जो भी करना है आपको सिर्फ NCERT पे करना है। बायो के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है NCERT। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, इट डजेंट मैटर, आपको NCERT ही पढ़नी है। सबसे पहले NCERT ही कंप्लीट करनी है, उसी के क्वेश्चंस लगाने, जो भी करना है आपको। तो इसमें भी 2+1 है, ठीक है। 1 आवर में आप बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। 90+100 क्वेश्चंस आप 1 आवर में आराम से लगा सकते हो बायोलॉजी के, ठीक है ना। इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। तो आपको NCERT ही करनी है, ये बात आप अच्छे से याद रखो। टीचर्स बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं चीज़ों को, हमें समझ में ही नहीं आता हमें याद क्या रखना है, भूलना क्या है। कुछ भी हो, चीज़ें अच्छे समझ में आ गई, बहुत अच्छे के टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, वेरी गुड, लेकिन मुझे फोकस रहना है NCERT पे, ये चीज़ आप समझो, ठीक है। और फॉर 11th क्लास स्टूडेंट सेम है आपका NCERT बेस्ड। अगर आपको लेक्चर भी देखने हैं तो NCERT बेस्ड ही देखिए, ठीक है। एंड देन NCERT रिवीजन के लिए, और ड्रॉपर हैं या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ NCERT ही वर्ड टू वर्ड, आपको तो रट्टा मारना है NCERT का, एक भी वर्ड नहीं छूटना चाहिए। अगर कोई NCERT की लाइन आती है तो वो आपकी सही होनी चाहिए। जब आपका ये माइंडसेट होगा तभी आप बायो में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ आपको कि 2+1 आवर का क्या मतलब है। 2 आवर आपको कॉन्सेप्ट पे देना है, 1 आवर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे देना है, ये मस्ट है। जितने भी आप एक आप टाइमर से क्वेश्चन सॉल्व करो ना, 1 आवर में आपके जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो।
धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। जब आपका चैप्टर का रिवीजन ज़्यादा होगा तो आपका जो 1 घंटा है आप उसमें, मान लो फिजिक्स कर रहे हैं, अभी 1 घंटे में आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व हुए, कोई बात नहीं, ठीक है। जब आप उसके रिवीजन अच्छे से करोगे तो वही 1 घंटे में आपके 35, 40, 45, 50 क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप समझिए। ये नहीं है कि भैया मैं क्वेश्चन पे कितना फोकस करूँ, आप रिवीजन पे फोकस करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बना रखो। उसमें आपके जब आपका रिवीजन बेटर होगा तो उसी 1 घंटे में आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। इसलिए आपको टाइम बाउंड होकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और PYQ जरूर से करने हैं। और PYQ मैं आपको बता दूं, हमेशा 38 ईयर वाली जो PYQ है आपको वो फॉलो करनी है, ठीक है ना। पास्ट 10 ईयर्स, 12 ईयर्स कुछ नहीं, 38 ईयर्स। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पीछे से 15 साल पुराने, 10 साल पुराने, 20 साल पुराने क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आते हैं। लाइक मुझे अभी भी याद है कि 2022 में एग्ज़ाम था, 22 में था आई गेस, और उसमें नहीं 23 में था, और उसमें क्वेश्चन आया हुआ था आपका एक्सरे का। जबकि बहुत से टीचर बोल रहे थे एक्सरे कट के आया, एक्सरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सरे का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कौन सा आया था? जो PYQ था, एज इट इज़ क्वेश्चन आ गया था। तो जो भी आपके ऐसे टॉपिक्स हैं उनके PYQ जरूर सॉल्व करके जाइए, ठीक है। यहाँ तक आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। और अच्छे से पढ़ते रहिए, इस दिवाली को अच्छे से मनाइए, जो आप नेक्स्ट दिवाली अपनी मेडिकल कॉलेज में मनाएं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।